हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ डायरी के पन्ने का भाग 6 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस पाठ में ये पढ़ा है कि एनी फ्रैंक जो है वो अपने गुप्त एनेक्सी में किस प्रकार से समय बिताती है और अपने विचारों को बताती है, और वो अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं के साथ साथ समाज की एक आवाज़ के रूप में, वहाँ की पूरी जनता की आवाज़ के रूप में भी हमारे सामने बहुत कुछ प्रस्तुत करती है। और वो इसी के साथ जब वो एक गुप्त एनेक्सी में है, छुपी हुई है, बाहर की प्रकृति से दूर है, तो वो अपने आप को एक ऐसे ही बिल्कुल पिंजरे में बंद पंछी की तरह बताती है। और उसी के उदाहरणों में वो शामिल करती है कि अगर कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से अस्पताल में से भर्ती है या कोई व्यक्ति जेल में है, तो इस प्रकार से वो तड़पता रहता है बाहर की प्रकृति को देखने, उसके दर्शन को करने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग भी प्रकृति के साथ जाने के लिए, आज़ाद होने के लिए पूरी तरह से तड़प रहे हैं। और पता नहीं हमें प्रकृति अनूठा उपहार कब देगी, क्योंकि बोलती है कि प्रकृति आपको शक्ति देती है, आपको ताकत देती है हर मुसीबत से, हर समस्या से लड़ने के लिए। अब वो ताकत और वो शक्ति उसे कब मिलने वाली है और कब कैसे मिलने वाली है, कब वो प्रकृति के साथ वापस से जुड़ पाएगी, इन्हीं सब उलझनों में वो लगी हुई है। और आगे अपने और विचार हमें बताती है कि यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है कि आसमान, बादल, चांद, तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है, बल्कि वो उदाहरण देती है तो उनके वेलेरियन और ब्रोमाइड की तुलना में ये आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। नुस्खा मतलब कि तरीका कि किसको आप करके देखें उससे आपको कुछ फ़ायदा मिले, तो वो होता है नुस्खा। तो वो बोलती है कि उसने आजमाया है कि जब प्रकृति के साथ होती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। प्रकृति उसको विनम्रता का उपहार देती है, मतलब विनम्र होना सिखाती, क्योंकि पेड़ की डाली जब फलों से लद जाती है तो वो झुक जाती है। लेकिन किस्मत का लिखा कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मेरे से चिटक हुई लड़कियों खिड़कियों से घुनसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती, क्योंकि वो गुप्त एनेक्सी में छुपी हुई है, बाहर नहीं देख सकती है। वो लोग खिड़कियां भी नहीं खोल सकते, खिड़कियों से बिल्कुल उनको सरका के दरार में से उन्हें बाहर प्रकृति का आनंद लेना पड़ता है। और इस तरह से देखने से, आनंद लेने से सारी उसकी भावनाएं ही पूरी से खत्म हो जाती कि खुल के आप प्रकृति भी नहीं देख पाते। प्रकृति तो ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं है, मतलब उसके ऐसा कोई दूसरा नहीं होता। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न मुझे अब हमेशा यही परेशान करता है, वो भी वो हमारे साथ साझा करती है, हमें बताती है कि कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण को जानना चाहती हूँ। जैसे कोई बोलता है कि आपने गलत करा है और ये काम गलत है, लेकिन उसका वो कारण जानने को हमेशा उत्सुक रहती है, वो हर चीज़ का कारण जानना चाहती है। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन शुरू किया है कि वे उसकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। वो यहाँ पर समाज की एक ऐसी विडंबना को हमारे सामने बता रही है कि पुरुष हमेशा महिलाओं पर शासन करते आए हैं, और इसका कारण बताते हैं कि वो सक्षम है ज़्यादा शारीरिक रूप से महिलाओं से। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालना पोसने का काम करता है, जो मन में आए वो सब वही करता है। लेकिन हाल में स्थितियाँ बदल चुकी है, वर्तमान स्थिति समाज की बदल चुकी है। औरतें इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि अब बेवकूफ़ी ही थी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा जाता है, उतनी गहराई से अपनी जड़ें जमाती रहती, लेकिन अब महिलाएं ऐसा सब कुछ सहती नहीं है। और सौभाग्य से शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी है। महिलाएं अब शिक्षित हो चुकी है, काम करने लगी है, उनकी प्रगति होने लगी है और उनकी आंखें खुल चुकी है, और वो समाज में सर उठा के जीने लगी है, अपने अधिकारों को मांगने लगी है। कई देशों में उन्हें बराबरी का हक दे दिया जाने लगा है अभी भी, और कई लोगों ने, कई औरतें और कुछ एक पुरुषों ने अभी भी इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलना जाना गलत ही था। मतलब ये स्थिति कि पुरुषों को तुलना महिलाओं को कमतर समझना एक गलत स्थिति थी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया पुरुष वर्ग जो है उसी का सम्मान होता है, महिलाएं इस सम्मान से वंचित हो। जैसे जो पुरुष सैनिक होते हैं वो युद्ध करते हैं, वीरों का सम्मान होता है और उनको अलंकृत किया जाता है, उनको अमर बना दिया जाता है, उनको शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों की पूजा की जाती है। लेकिन जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा तो देना ही चाहिए। वो बताती है, मौत के खौफ मनुष्य के नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीरों को जितनी तकलीफ और पीड़ा और बीमारी और यंत्रणा होती है ना, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतों को बच्चे को जन्म देते समय झेलनी पड़ती है। इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि बच्चा जन्मने के बाद जब उसका आकर्षण खत्म हो जाता है तो उसको एक तरफ धकेल दिया जाता है। उसे कहा जाता है, तुम्हारे से अब सौंदर्य खत्म हो चुका है, तुम्हारे अंदर सौंदर्य नहीं बचा है। औरत ही है तो जो मानव जाति को चलाए रहती है, तो ये पूरा बहादुरी का काम करती है संघर्ष के साथ, तो क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए?
वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले सारे सिपाही भी नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्मना बंद कर देना चाहिए, वह ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति के विपरीत होगा। प्रकृति चाहती है कि महिला इस महत्वपूर्ण कार्य को करे, लेकिन हमें हमारे जो पुराने मूल्य हैं उनकी भत्सना करती हूँ। मतलब कि जो ऐसे पुराने दकियालू से विचार है जो महिलाओं का सम्मान का दर्जा नहीं देते, वो उसको मना करती है, उसको बदलने की बोलती है। और मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल द क्रुइफ जी से पूरी तरह से सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वह जन्म अनिवार्य है और टाला नहीं जा सकता है और काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेलना बहुत तकलीफदायक होता है। इस पूरे सत्य को वे उजागर करते हैं, उस सत्य को हमारे सामने लाती है और विश्वास के साथ बोलती है कि आने वाली जो सदियाँ हैं वो मान्यता को बदल देगी और इस समाज में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं और महिलाएं जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान की हकदार बनेगी। इस प्रकार से समाज की एक बुरी बात के ऊपर, बुरी संगति के ऊपर वो अपनी विचारों को देती हुई हमें एक नई सीख देकर जाती है और इसी के साथ वो अपने पत्र को समाप्त करती है। हमने देखा कि ये इनके सारे पत्रों से हमें उस समय के इतिहास की जानकारी से लेकर सामाजिक जो समाज का ढांचा था उसकी जानकारी से लेकर और एक पूरे सभ्य समाज में लोग कैसे रह रहे थे, उस समय की क्या स्थितियाँ थी, ये सारा हमें जानने को मिला है। आशा है पूरा पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।